नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो चुपचाप हजारों भारतीयों के घरों में दस्तक दे चुका है। एक ऐसा संकट जो महंगाई और ब्याज दरों की तरह हर दिन सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन असर उतना ही गहरा होता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। और वो है भारतीय रुपया। जी हाँ, वही रुपया जो कुछ समय पहले डॉलर के मुकाबले 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार चला गया था। एक ऐसा स्तर जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। और हालांकि अब रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से थोड़ा संभला जरूर है, थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन विदेश में पढ़ रहे छात्रों और उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के सपने फंड कर रहे हैं, नुकसान पहले ही हो चुका है। क्योंकि जब रुपया गिरता है तो विदेश की पढ़ाई सिर्फ महंगी नहीं होती है, वो मानसिक और आर्थिक रूप से थका देने वाली बन जाती है। अमेरिका में मेडिकल का छात्र, कनाडा में इंजीनियरिंग की तैयारी करता हुआ युवा, यूके में मैनेजमेंट की पढ़ाई करता छात्र, तीनों की फीस डॉलर और पाउंड में तय होती है, लेकिन बोझ चुकाया जाता है रुपयों में। और रुपए की हर छोटी गिरावट खामोशी से परिवार के बजट में लाखों का बोझ जोड़ देती है, बिना चेतावनी, बिना मोल भाव के। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि रुपए की सिर्फ 1 रुपए की गिरावट कैसे सालाना 1 लाख से ज्यादा का बोझ बढ़ा देती है। हम बताएंगे क्यों एजुकेशन लोन लगातार बड़े होते जा रहे हैं, क्यों ईएमआईज बढ़ रही हैं जबकि विदेशी यूनिवर्सिटीज ने फीस बढ़ाई भी नहीं है, और क्यों आज कई माता पिता करेंसी चार्ट ऐसे देख रहे हैं जैसे शेयर ट्रेडर्स शेयर मार्केट की चाल देखते हैं, शेयर मार्केट के चार्ट्स देखते हैं। हम ये भी बताएंगे कि करेंसी संकट अब छात्रों के फैसले बदल रहा है। क्या अमेरिका और ब्रिटेन से कई छात्र अब यूरोप और एशिया की तरफ रुख कर रहे हैं? हाँ, रुपया कुछ हद तक संभला जरूर है, लेकिन आज हर माता पिता के मन में एक ही सवाल है, क्या ये रिकवरी काफी है? क्या बच्चों की पढ़ाई का सबसे बुरा असर अभी बाकी है? ये सिर्फ विदेशी मुद्रा की कहानी नहीं है, ये सपनों की कहानी है, मिडिल क्लास सपनों की, जो सरहदें पार करना चाहते हैं और वो अपनी कहानी ग्लोबल करेंसी मार्केट के जरिए कैसे आगे बढ़ाएंगे। भारत के घरों का बजट दोबारा जो है वो लिखा जा रहा है। आज के इस शो में हम इन्हीं पर बातचीत करेंगे। कमजोर रुपया बनाम मजबूत सपने, विदेशी पढ़ाई की असली कीमत। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सोनल कपूर हैं, ग्लोबल चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रोडिजी फाइनेंस की। अनंत लड्डा मेरे साथ हैं, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल से। और डॉक्टर सुभाष गोयल हैं, चेयरमैन एसटीआईसी ट्रैवल ग्रुप, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एविएशन और टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। और सोनल, थोड़ा सा इस पूरी सिचुएशन का एक रियलिटी चेक आपसे हम चाहेंगे। मिडिल क्लास पेरेंट्स की जेब पर वार तो यहाँ पर पड़ा ही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? अगर हम यहाँ पे रुपए की कमज़ोरी, क्योंकि अभी से नहीं है, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं लगातार रुपया कमज़ोर ही हो रहा है, लेकिन क्या अब रुपए वाले लोन से हटकर डॉलर में लोन लेना ज्यादा समझदारी का मामला हो गया है? अगर हम कॉस्ट के इजाफे की बात करें सोनल, तो कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है रुपए की हर कमजोरी से? बहुत ही सही सवाल है ये। और ये सच है कि पिछले ऑलमोस्ट 12 महीने से ये हो रहा है कि रुपी डिप्रिशिएट होता है। और जब भी रुपी डिप्रिशिएट होता है तभी पेरेंट्स और बच्चे जो कि बाहर पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये एक मेंटल ट्रॉमा बन जाता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो तो आप पहले पे कर चुके होते हैं, स्कूल को तो एक सेट अमाउंट होता है, आप दे चुके हैं। लेकिन जो आपका महीने का खर्चा होता है, जिसमें आपका खाना पीना, घूमना फिरना, बुक्स का खर्चा, बाकी सब चीजों का खर्चा होता है, जो कि आता रहता है जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसकी प्लानिंग बहुत ही ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि आपने सोचा होता है कि आपको इतना पैसा देना है, पर एक्चुअली आईएनआर अब डेप्रिशिएट हो गया है और वो सारी फीस अब आपकी यूएसडी या पाउंड में है, तो इसीलिए अब आपको ज्यादा पैसा निकालना पड़ता है या अपने पेरेंट्स से मंगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा एक इशू क्रिएट हो जाता है बच्चे की लाइफ में। एंड द फैक्ट कि बच्चा इतनी दूर बैठा है, वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है और वो अब ये सब भी सॉल्व कर रहा है, तो ये सब इकट्ठा होके एक मेंटल ट्रॉमा बन जाता है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा। सच्चाई ये है कि
पूरे साल में अगर देखा जाए तो आईएनआर ऑलरेडी 3 से 5% डेप्रिशिएट कर चुका है। और हर महीने तकरीबन जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनका महीने का खर्चा 1.5 से 2 लाख होता है। तो जब इसके ऊपर कुछ भी बढ़ाई होती है, हर महीने जब आपको पैसा एक्स्ट्रा खर्चना पड़ता है 20,000 रुपए, तो वो आपको बहुत ज्यादा चुभता है क्योंकि उसकी आपने प्लानिंग नहीं करी है। और इसी वजह से आपको तकरीबन ये लगता है कि ये सब जो आपके साथ हो रहा है ये वर्थ इट नहीं है। दूसरा, इसकी वजह से हाँ ये जरूर हो रहा है कि बच्चे जो कि पहले बाहर किसी भी देश में पढ़ने जाते थे पर वो लोन आईएनआर में लेते थे, अब इस बदलाव की वजह से अब सोच रहे हैं और उस तरफ रुझान ज्यादा आ रहा है जहां पे वो चाहते हैं कि वो यूएसडी, जीबीपी या फिर यूरो लोन ले, क्योंकि उनमें उन्हें पता होता है कि जितने का लोन है उन्हें उतना ही भरना है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो आगे की प्लानिंग जो है, ना सिर्फ लोन लेने की बट लोन चुकाने की प्लानिंग भी थोड़ी बेटर कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जितना पैसा लिया है उतना ही उतने ही इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। आईएनआर में क्या होता है कि आप लेते कुछ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है और फिर डिप्रिसिएशन हो जाती है, तो जो आपने नेट हिसाब लगाया होता है कि आपको चुकाना पड़ेगा वो अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स का बदलाव आ रहा है, रुझाव आ रहा है। अब एडमिशन्स वापस शुरू होंगे क्योंकि वो सीजन आ रहा है और इस साइकिल में ज्यादातर पता चलेगा कि एक्चुअली कितना चेंज हो गया है आईएनआर लोन यूएसडी लोन्स की तरफ, बट इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ता दिख रहा है। एब्सोल्युटली, इसके डेटा भी आई एम श्योर बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। अनंत, थोड़ा सा आपसे हम रियलिटी चेक चाहेंगे, क्योंकि हम अलग अलग जगहों की कॉस्ट अब कम देख रहे हैं, यूएस, यूके और बाकी जगह जहां पर बच्चे जा रहे हैं विदेश में, कितना कितना असर पड़ रहा है। और मान लीजिए किसी ने अभी अगर लोन ले रखा है तो वो कैसे एडजस्ट होगा, अब खर्चा तो बढ़ ही जाएगा, क्या किया जाएगा माता पिता की तरफ से, बैंक्स किस तरह के ऑफर्स अब ऑफर करेंगे, सिचुएशन कैसे बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि ऐसे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा रुपया, या जो माता पिता ने जिस लेवल पर लोन लिया था उस पर हम वापस से आता हुआ देखेंगे रुपए की मजबूती को। सिचुएशन अभी भी बहुत डाइसी लग ही रही है, बताइएगा। हेलो मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। क्या हो रहा है, जैसे मिडिल क्लास की एजुकेशन और जब भी वो हेल्थ पे खर्चा करते हैं वो ज्यादा नहीं सोचते और उसमें वो एक्स्ट्रा पैसा लगाने के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इसी के कारण से एजुकेशन का नाम आते ही वो ये डॉलर का इम्पैक्ट और ये सब साइड में रख के वो अपनी जेब काट के पैसे देना स्टार्ट कर जाते हैं। हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि 3 से 5% का डेप्रिसिएशन रेगुलरली हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आपकी कॉस्ट जो आपको पे करनी है किसी फॉरेन कोर्स के लिए वो सेम भी रहे, फिर भी आपको हर साल एडिशनल 3 से 5% देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस रुपी डेप्रिसिएशन। तो ये बड़ी ही अलार्मिंग और बड़ी ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन हो गई है काफी सारे मिडिल क्लास लोगों के लिए, एंड उनको बहुत पेन हो रहा है एंड होना भी चाहिए। बिकॉज जब हमें लग रहा है कि यार कॉस्ट इंस्टीट्यूट ने तो नहीं बढ़ाई बट एक किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो कॉस्ट बढ़ गई, तो वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता है और वो एक बैकफायर हो जाती है। आई थिंक जिस तरीके से इंडिया आज के दिन प्लेस है, देखिए इंडिया में इन्फ्लेशन जिन भी कंट्रीज के साथ हम लोग डील करते हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, एंड आज के दिन प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज जिनसे हम लोग मेजरली इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे कम है। जब भी ये सिनेरियो होगा, जिस भी कंट्री में होगा, उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो जो ये करेंसी डेप्रिसिएशन है वो अभी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यू रहेगा। तो बेटर ये होगा कि हम इस करेंसी डेप्रिसिएशन के लिए अ न्यू नॉर्मल मानते हुए बेटर प्लान करना स्टार्ट कर दे। जब भी हम कोई फाइनेंशियल प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका 1.5 करोड़ का प्लान है जो आप 10 साल बाद आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं कि यार आज के रेट को हम इन्फ्लेट करते जाए एजुकेशन के इन्फ्लेशन से, तो मेरे को करीब 1.25 करोड़ का फिगर आ रहा है। तो 1.25 करोड़ की जगह आप 1.5 करोड़ के लिए प्लान कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली एसआईपी कीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने क्योंकि यहाँ पे बात कर भी ली है 1.5 करोड़ की, अगर आप 1.5 करोड़ की एसआईपी करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में 15% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो रफली 50 to 53,000 की आपको एसआईपी की आज के दिन रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप कहेंगे कि यार मेरे पास 50,000 नहीं है सेव करने के लिए, तो फिर आप वो 1.5 करोड़ के कॉर्पस तक नहीं पहुंच सकते। आपको कॉर्पस कम करना पड़ेगा, बैलेंस को लोन से पूरा करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे सोनल मैम एंड सुभाष सर भी बात कर रहे हैं लोन्स की, और हमें उसको लोन से टेक केयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं। पर सिचुएशन खराब है, उसको आप जितना जल्दी न्यू नॉर्मल मानते हुए समझेंगे कि इसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा, जितना चीजें आपके कंट्रोल में रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष आपके पास आएंगे, बिकॉज अब यहाँ पर क्लियरली कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जरूरत है। अब जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनको तो खैर खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अब जो आने वाले समय में प्लान करने वाले हैं उनके लिए स्थिति बहुत हद तक बदलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे आपको लगता है कि उनके लिए सिचुएशन बदल रही है? देखिए, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन तो हो ही रहा है रुपी का। कई फैक्टर्स हैं, अपना टैरिफ्स का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बट इसके साथ साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जो आने वाले पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं,
कि वो फॉरेन कंट्री में जहां पर भी बच्चा पढ़ने जा रहा है, कुछ इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो कि फॉरेन डॉलर्स में या पाउंड्स में या यूरोज में लोन देते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले जो भी एजुकेशनल लोन लें, आप उसकी गारंटी यहाँ कर सकते हैं प्रॉपर्टी से या कैश से या जो भी है फिक्स डिपॉजिट से, बट कोशिश ये करें कि लोन फॉरेन करेंसी में लें। अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो आपको टेंशन की कोई बात है, बिकॉज जो फ्लक्चुएशन होगी उस पे आपके लोन अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट्स को कि एक फॉरेन करेंसी कार्ड होता है, तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि एडवांस में उसमें पैसे उसी दिन के रेट के होंगे वो जमा करा के वो फॉरेन करेंसी कार्ड स्टूडेंट्स को दे दें। उसमें आप लिमिट लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स अपने डे टू डे एक्सपेंसेस फॉरेन करेंसी कार्ड से करेंगे तो उससे भी काफ़ी फायदा है। तीसरी चीज़, किसी भी फाइनेंस ब्रोकर के थ्रू वो अपने डॉलर अमाउंट या पाउंड अमाउंट को हेज कर सकते हैं, यानी कि उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप कर सकते हैं, फिक्स्ड रेट पे आप लोन ले सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा तो आपको रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। पर आप चाहे डेप्रिशिएट हो रुपी चाहे ना हो या जो भी सिचुएशन हो, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करूंगा कि एक तो अकोमोडेशन कोशिश करें कि 2-3 स्टूडेंट्स उसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अकोमोडेशन शेयर करें। दूसरा, वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है जो 100 से ऊपर कंट्रीज में वैलिड है, वो कार्ड आप लें। उस पे ऊपर अकोमोडेशन पे, ट्रांसपोर्ट में, हर जगह पे डिस्काउंट है, यहाँ तक कि एयर टिकट्स के ऊपर भी काफ़ी डिस्काउंट है। तो वो भी कार्ड बड़ा यूज़फुल है। और एक इंटरनेशनल यूथ कार्ड है, वो भी काफ़ी यूज़फुल है। और थॉमस कुक का एक फॉरेन एक्सचेंज कार्ड भी है स्टूडेंट्स के लिए, उस पर भी काफ़ी डिस्काउंट्स हैं। तो हैविंग सेड दैट, अगर आप जैसे अभी आपको बताया गया कि आप एडवांस में प्लानिंग करें, और अगर आप एडवांस में प्लानिंग करते हैं तो मेरी सजेशन ये है कि आप उस कंट्री को चुनें जहां वीज़ा आसानी से मिल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कनाडा में इस टाइम अमेरिका से दुगने स्टूडेंट हैं, कोई 4 लाख करीब के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम कनाडा में, जबकि अमेरिका में कोई 2 लाख के करीब है, और यूके वगैरह में 1 लाख के करीब है, और जर्मनी में कोई 50-60 हज़ार के करीब है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ का वीज़ा आसान है। अमेरिका में हमने कई सिचुएशन देखी हुई हैं कि स्टूडेंट वीज़ा मिल गया, सारे उन्होंने पैसे दे दिए और अमेरिकन वीज़ा मिला नहीं या डेट नहीं मिली, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और एयरलाइन से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि रिफंड लेने की। इसलिए हमारी कंपनी एक ट्रिप कैंसलेशन इंश्योरेंस भी देती है, जिसमें कि अगर आपका वीज़ा ना मिले और आपकी किसी वजह से ट्रिप कैंसिल हो तो उसमें आपको काफ़ी पैसा वापस हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत प्लानिंग में रखना चाहिए। और अगर आपकी एडमिशन हो गई है, वीज़ा हो गया है, तब भी आप जल्दी, जितनी जल्दी अपनी अकोमोडेशन की प्लानिंग करेंगे और टिकट्स की प्लानिंग करेंगे, आपको उतनी सस्ती टिकट्स और उतनी सस्ती अकोमोडेशन मिलेगी। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये चर्चा जारी है, जल्द लौटते हैं। सोनल, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर पढ़ाई करने जाना काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है, आपके करियर के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट होता है। माता पिता जद्दोजहद करके, मेहनत करके लोन भी लेते हैं, सब कुछ ताक पर रखकर बच्चों को वहां भेजते भी हैं। यूएस, यूके जैसे जगह की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ का क्रेज़ अब कम होगा, ऐसे आपको लगता है, इन बड़े खर्चों की वजह से? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूएस यूएस है, और जो कॉलेजेस वहां पे हैं बच्चे आज भी वहां जाना चाहते हैं। हार्वर्ड हार्वर्ड है, वो यूएस में ही रहेगा, कहीं और आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत से बच्चे हैं जो डिसीजन इस बेसिस पे लेते हैं कि वो लाइफ में
अगेन उनका अपना एम और एम्बिशन क्या है, उस बेसिस पे यदि आप एक स्पेसिफिक टाइप की क्वालिटी ढूंढ रहे हैं या स्पेसिफिक टाइप की जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं जो आप जानते हैं आपको यूएस में मिलेगी। ये सच है कि यूएस में बदलाव आ रहा है और बहुत सी चीजें थोड़ी मुश्किल होती जा रही हैं, पर क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूएस नीचे चला जाएगा और बच्चे बाकी सब जगह जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्वालिटी है जो पढ़ाई की, अपॉर्चुनिटीज की, वो बहुत ज्यादा फर्क है। ये सच है कि बहुत से बच्चे हैं जो काफी ऑप्शंस और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अब आप जर्मनी को प्रेफर करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे पढ़ाई करना ज्यादा आसान है, वीजा लेना ज्यादा आसान है, पढ़ाई का नेट अमाउंट भी कम लगेगा, लोन भी मिल जाएगा। तो ये सच है कि थोड़ा बदलाव आएगा, पर क्या बिल्कुल ही बदलाव आ जाएगा और सब लोग अब बिल्कुल यूएस से नॉन यूएस हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। अभी तक तो देखने में नहीं लग रहा कि ऐसा हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर इसके साथ साथ बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बच्चे को पता है कि यहाँ पढ़ने जाने के बाद उन्हें किस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, किस तरीके के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो एक वर्ड होता है विच इज कॉल्ड एज ऑन एजुकेशन, जो कि आजकल के बच्चे और पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं पता करना। उसका सिंपल मतलब ये है कि आप ये देखते हैं कि आप कितना पैसा पढ़ाई पे लगाने वाले हैं और कितना आप उसके बाद उसको जल्दी रिकवर कर पाएंगे, कि आपको कितने की सैलरी मिलेगी यदि आप बाहर के देश में ही रह गए, यदि आप वापस अपने देश आ गए तो आपको किस तरीके की सैलरी मिलेगी, और वो जो लोन है या फिर जो भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन था वो किस तरीके से चुकाया जाएगा। सो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आज की डेट में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, यूरोप बहुत से ऑप्शंस दे रहा है इंडियन बच्चों को। यूके एक्सपेंसिव होता जा रहा है, पर उसके बावजूद अगेन कुछ कॉलेजेस हैं जो बच्चों के लिए आज भी बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लाइफ में क्या चाह रहे हैं, और यदि वो और उनके पेरेंट्स मिलके बहुत आराम से डेप्थ में संभाल के कैलकुलेशंस करें तो उनका फैसला सही रहेगा। प्लानिंग बेहतर होने की ज़रूरत है, उसी के नुस्खे आप तीनों बता भी रहे हैं। थोड़े से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं अनंत, बिकॉज इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोन लेने का विकल्प आपके पास ज़रूर है, लेकिन साथ ही अर्ली प्लानिंग का भी है। ठीक है, लाइफ स्टेजेस आपकी जैसी अपग्रेड होती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और आपके ज़िंदगी के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें अलाइन करने के लिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होता है। तो कैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर आप बैंक कर सकते हैं, का चुनाव भी कर सकते हैं? मैम देखिए, अगर आप सिर्फ एक एजुकेशन के लिए प्लान करना चाह रहे हैं तो आई यूजुअली प्रेफर कि आप एक मल्टी कैप फंड या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करिए। मल्टी कैप फंड आपको मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप तीनों का एक्सपोजर देगा, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। एंड फ्लेक्सी कैप में मेजरली आपका लार्ज कैप रहेगा विद अ स्लाइट फ्लेवर ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप। तो ये दो कैटेगरीज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल से ऊपर का है तो ये दो कैटेगरीज में आप अपने इस गोल को प्लान कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस है कि यार इसके अलावा मुझे रुपी डेप्रिसिएशन को भी टेक केयर करना है, तो रुपी डेप्रिसिएशन को टेक केयर करने के लिए इंडिया से इन्वेस्ट करते हुए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन आते हैं। पहला होता है गोल्ड, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस में इंडिया नेट इंपोर्ट करता है, तो जितना भी डॉलर का इंपैक्ट होता है वो गोल्ड के प्राइसेस में हमेशा एडजस्ट हो जाता है इंडियन टर्म्स में। तो आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश करने के लिए अगर आप डीमैट के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके पास ETFs अवेलेबल है, अच्छी लिक्विडिटी है। इंश्योर कीजिए कि लिक्विडिटी और एडिशनल एक्स्ट्रा प्रीमियम ओवर द एक्चुअल प्राइस आपको नहीं देना पड़े। ये लाइन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोली बिकॉज अभी रिसेंट पास्ट में सिल्वर में अननेसेसरी प्रीमियम आ गया था बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन। ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हो जाए, आप ध्यान रखिए। आप सीधा डीमैट में ETFs बाय कर सकते हैं, वरना आप किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड ऑफ फंड आता है, गोल्ड का भी आता है, सिल्वर का भी आता है। मेनली हम गोल्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, जो आपको जिस तरीके से बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स दिखते हैं अपने पोर्टफोलियो में वैसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको रेगुलर स्टेटमेंट्स वहां पे ई कैश वाले स्टेटमेंट्स में आपको वहां पे वो रिफ्लेक्ट होंगे। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अब इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इंडियन म्यूचुअल फंड की लिमिट से $7 बिलियन। आपको जैसे ही देखना पड़ेगा कि जिस भी फंड में आप निवेश करना चाह रहे हैं उसके पास वो लिमिट रहनी चाहिए। फंड हाउस स्पेसिफिक भी लिमिट रहती है, ओवरऑल लिमिट भी रहती है, तो वो लिमिट ओपन होनी चाहिए तभी आप निवेश कर पाएंगे, वरना आप इंडिया से म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। इसी का सॉल्यूशन अभी गिफ्ट सिटी के थ्रू रूट हो रहा है, पर गिफ्ट सिटी के थ्रू अभी तक एप्लीकेशंस आपकी फिजिकली आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं लगा पा रहे। ऑल्सो वहां पे फंड स्पेसिफिक एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, किसी में $500, किसी में $5,000। उस तरीके से आप अपना निवेश का ऑप्शन चूज करके गिफ्ट सिटी के थ्रू भी रूट कर सकते हैं।
गिफ्ट सिटी वाला ऑप्शन आई थिंक नेक्स्ट 3 से 6 महीने में काफी ज्यादा मेच्योर हो जाएगा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन हमारे लिए बन के आएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए एंड डॉलर बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर सोच समझ के अपनी रणनीति का चुनाव आपको करना होगा, निवेश के विकल्पों का करना होगा, इसीलिए भी क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशंस हमेशा इस तरह के गोल्स को इम्पैक्ट करते हैं और उसी का एक बफर जो है आपको अपनी प्लानिंग में लेके चलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सुभाष, आपके पास मैं आती हूँ और क्योंकि आप बता रहे थे कि स्टूडेंट्स अब कौन कौन सी दूसरी जगहों का हम रुख कर रहे हैं, अच्छा वहाँ पर खर्चे कितने कम हो रहे हैं और वहाँ पर किस तरह से आप प्लानिंग करें तो आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, अगर इसके बारे में आप कोई जानकारी दे सकें। इस टाइम जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे मैडम ने अभी बताया था, जर्मनी काफी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि वहाँ मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। मेडिकल एजुकेशन के लिए ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और ऑस्ट्रेलिया कंपेयर टू अमेरिका एंड कनाडा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड है और वहाँ पे मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो कमिंग अप। और सिंगापुर में भी एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो इस टाइम वर्ल्ड की सम ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। तो ये ऑप्शंस हैं, बट मोस्टली इंडियंस, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेशन है और हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री प्रेफर करते हैं और यूरोप में भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में हो, उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये ऑप्शंस हैं। कुछ कैंपसेस अभी इंटरनेशनल कैंपसेस दुबई में और शारजा में खुले हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ भी जा रहे हैं और उनको एग्ज़ाम देने के लिए एक बार यूरोप या अमेरिका उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। अदरवाइज वहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया में भी अब कुछ कैंपस खुल रहे हैं जो कि फॉरेन डिग्री देते हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटी करते हैं। जैसे एमआईटी का टाई अप है एक दो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो वो उनकी डिग्री भी देते हैं। और इसी तरीके से आईएसबी जो है हैदराबाद में, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वो वॉटन और केलॉग के डीन्स उसकी डिग्री को साइन करते हैं। तो इसी तरीके से और भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा इंटरनेट पे जाके। को काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अभी वो फॉरेन डिग्रीज के साथ, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है। बट जैसे कि बताया गया था कि वॉटन वॉटन है, हार्वर्ड हार्वर्ड है, तो वहाँ जो अमेरिका जाना चाहते हैं उन्हें अमेरिका ही जाना है। तो उसके लिए करेंसी फ्लक्चुएशंस की या उनकी हेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने आरओआई हर चीज़ में देखनी होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स में जैसे सजेस्ट करा था, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उसमें रिस्क भी काफ़ी होता है, बट आदमी को अच्छी तरह किसी अच्छे एडवाइज़र से मिलके उसकी करके तभी वो कर सकते हैं। बट अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप फॉरेन करेंसी में अपना लोन लें और जो इंटरनेशनल बैंक्स फॉरेन करेंसी में लोन दे रहे हैं और इंडियन बैंक्स भी कुछ प्राइवेट बैंक्स दे रहे हैं, तो आप उनके थ्रू फॉरेन करेंसी में लोन लें तो आपको जो ये करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का, इसमें रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरा एक और मैं सजेशन देता हूँ हमेशा कि उन कंट्रीज में बच्चों को भेजें जहाँ पार्ट टाइम वर्क अलाउड है। मतलब स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, अमेरिका में भी अलाउड है। और बाकी यूरोप में जिन कंट्रीज में अलाउड है उन्हीं कंट्रीज को चूज करना चाहिए। उसमें क्या है कि आपका रिस्क बच जाता है और पेरेंट्स को जो इतना करेंसी फ्लक्चुएशन से नुकसान होता है वो भी बच जाता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इनका आदमी ख्याल रखेगा तो एडवांस प्लानिंग इज द नेम ऑफ द गेम। अगर जितनी आप प्लानिंग करेंगे, जितनी आप रिसर्च करेंगे नेट के ऊपर, आजकल तो नेट पे हर चीज़ मिल जाती है, तो आप अपनी काफ़ी अपने करेंसी फ्लक्चुएशन से आपको सिक्योर कर सकते हैं। और उसी पोजीशन में रखिए जैसे कि आप ईएमआई दे सकें आराम से। जो भी आपकी इनकम है उसका 30-40% से ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रेच ना करें।
चलिए, मेरे ख्याल से इसी नुस्खे के साथ इस चर्चा को भी हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, समय निकाला, जुड़े और इतनी अहम बात सिखाई हमारे दर्शकों को और उनके माता पिता को। शुक्रिया आपका। इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर कोई सवाल आपको हमसे पूछने हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड हैं, बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजने का ही अगर सवाल या फाइनेंशियल प्लानिंग पूछ रहे हैं, तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।